आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। त्योहारों के साथ ही चर्चा पश्चिम बंगाल के गाछ मेले की भी हो रही है। पूरा देश आज त्योहारों के रंग में रंगा हुआ है। कहीं मकर संक्रांति तो कहीं पोंगल तो कहीं माघ बिहू के पर्व की रौनक छाई हुई है। मकर संक्रांति के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते दिखे। प्रचंड ठंड के बीच भी प्रयागराज में संगम के तट, अयोध्या में सरयू घाट से लेकर वाराणसी और हरिद्वार में गंगा में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। त्योहारों की रौनक के बीच देश भर के मंदिरों में भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। अयोध्या में रामलला से लेकर हनुमानगढ़ी तक भक्त कतार में लगे दिखे। तो झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन और दान पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। यहाँ पहली पूजा में बाबा को दही, चूड़ा और तिल का भोग लगाकर पूजा अर्चना की गयी। ओडिशा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सैंड आर्टिस्ट मानस साहू ने शानदार आकृतियां बनाते हुए मकर संक्रांति और पोंगल की अपनी शुभकामनाएं प्रदर्शित की। मकर संक्रांति पर जमकर पतंगबाजी होती है तो इसको लेकर गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर भी रंग बिरंगे पतंगों से सजा नजर आया। यहाँ अलग अलग तरह के पतंगों से अंबाजी मंदिर का पूरा परिसर अटा पड़ा नजर आया, जिसमें पतंगों पर जय अम्बे लिखा था। यहाँ पतंगों से सजावट और श्रृंगार खेड़ ब्रह्मा गांव से आए एक भक्त ने की, जो पिछले 7 सालों से यहाँ विशेष रूप से पतंग लगाने आते हैं। वहीं मकर संक्रांति पर मुंबई के बाजारों में भी एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग पतंग और मांझा बिकते नजर आए। गुजरात के बनासकांठा में 11 से शुरू मिनी महाकुंभ यानी साधु महामेला में विदेशी भक्तों की छटा देखते ही बन रही है। यहाँ अंबाजी मंदिर में जर्मनी, रूस और तुर्की जैसे देश के श्रद्धालु पूरे भारतीय अंदाज में भक्तिभाव में लीन नजर आ रहे हैं, जो भक्ति में नृत्य के साथ ही पूरे विधि विधान से पूजा पाठ में जुटे नजर आते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओम नमो नारायण। जर्मनी की मेखला हो या तुर्की की भागीरथीपुरी या फिर रूस के सरगी, जो अब सुधाकर के नाम से जाने जाते हैं, सभी भक्त अपने अच्छे करियर और सुख सुविधाओं को छोड़कर सनातन संस्कृति को अपनाकर संन्यास के रास्ते पर निकल पड़े हैं। ओम नमो नारायण, जय अम्बे। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में युवा पीढ़ी को पर्यावरण को लेकर जागरूक करने के मकसद से गाछ मेले का आयोजन किया गया है। खूस बागान स्थित मैदान में आयोजित इस मेले में तरह तरह के पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं, जिनके जरिए ताजा ऑक्सीजन लेने का संदेश दिया जा रहा है। करीब 2000 फल फूल के साथ कैक्टस, ऑर्किड, जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा पहाड़ों से लेकर सुंदरबन तक के दुर्लभ पेड़ पौधे भी हैं। ये तस्वीरें दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड कैंप की हैं, जहां आयोजित एनसीसी के रिपब्लिक डे कैंप में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल होने पहुंचे। यहाँ वो बैंड की धुन पर भी आकर्षक परेड का अवलोकन करते भी नजर आए। जनरल द्विवेदी ने चयनित मेधावी कैडेट्स को भी सम्मानित किया, साथ ही अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हुए उन्हें भारत के मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करते नजर आए। राष्ट्रीय कैडेट कोर का 1 महीने तक चलने वाला गणतंत्र दिवस शिविर 30 दिसंबर को करियप्पा परेड शिविर में शुरू हुआ था। इस वर्ष के रिपब्लिक डे कैंप में अब तक की सबसे अधिक भागीदारी दर्ज की गई है, जिसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 898 महिला कैडेटों सहित 2406 कैडेट शामिल हुए हैं। साथ ही इसमें 25 मित्र देशों के कैडेट और अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। और अब बात करते हैं कोल्ड वेव की। हार्ट और लंग्स पर कैसे अटैक करती है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है और इस बीच एम्स के डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक ठंड न सिर्फ हार्ट बल्कि लंग्स, किडनी और आपको मेटाबॉलिक रोगों से भी परेशान कर सकती है, या फिर जो लोग इससे पीड़ित हैं उनके लिए जानलेवा हो सकती है। बच्चे हो या बुजुर्ग, कोल्ड वेव सबसे ज्यादा इन्हें ही प्रभावित करती है। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि जिस तरह हीट वेव के लिए एक्शन प्लान है, उसी तरीके से कोल्ड वेव को भी गंभीरता से लेते हुए कोल्ड एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है।
पूरे देश में बर्फबारी और कड़ाके की ठंड से ठिठुरन और बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड आते ही हम अक्सर यही सोचते हैं कि गर्म कपड़े पहन लिए, अब सब ठीक है, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग है। कोल्ड वेव यानी शीतलहर का असर सिर्फ ठिठुरन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हार्ट, फेफड़े, दिमाग और इम्यून सिस्टम पर सीधा वार कर सकती है। एम्स के डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ठंड में जरा सी लापरवाही हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सांस की गंभीर दिक्कत और संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ा सकती है। खासकर हार्ट, फेफड़े, डायबिटीज, किडनी के मरीज, बुजुर्ग और बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में जरूरी है कि हम ठंड को हल्के में न लें और डॉक्टरों की सलाह को रोजमर्रा की आदतों में शामिल करें। एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव नारंग बताते हैं कि ठंड में शरीर की रक्त नलियां सिकुड़ जाती हैं। इससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है, जो हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। डेफिनेटली सर्दियों में जो है हार्ट डिजीज के थोड़ी सी 2-3 बातें हैं जो बढ़ती हैं। एक तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ने का रिस्क होता है, क्योंकि सर्दियों में क्या है, नसें जो होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, इसको वेज़ोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट पे लोड ज़्यादा बढ़ता है। तो जो खासकर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जिनकी चल रही हैं, तो उनको अपना बीपी बराबर चेक करते रहना चाहिए। हफ्ते में 2 बार जरूर चेक करना चाहिए। मशीन घर में रखनी चाहिए। मशीन इतनी महंगी नहीं आती है आजकल। और अगर बीपी ऊपर का जो है 140 से ज़्यादा हो और नीचे का 90 से ज़्यादा हो तो अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि दवाई जो है बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। तो दूसरा ये है कि जो एंजाइना और हार्ट अटैक है उसका भी रिस्क थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। तो क्योंकि सर्दी में इसलिए बाहर जो है ठंड के टाइम पर वॉक वगैरह के लिए नहीं जाना चाहिए। उनको जैसे दोपहर का टाइम है वो अच्छा टाइम रहता है वॉक वगैरह के लिए, उस टाइम वॉक पे जाना चाहिए। वहीं अक्सर लोग ठंड में सुबह सुबह या देर शाम टहलने निकल जाते हैं, जो जोखिम भरा हो सकता है। डॉक्टरों की माने तो दोपहर में लंच से पहले हल्की वॉक सबसे सुरक्षित रहती है। अगर प्रदूषण ज्यादा हो तो बाहर निकलने से बचें और सबसे जरूरी बात यह है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां और दूसरी नियमित दवाएं किसी भी हालत में न छोड़ें। जब कोल्ड वेव होती है, ठंडी हवा के कारण जब पेशेंट इनहेल करता है कोल्ड एयर को, तो ये सांस की नली से में जब अंदर हवा जाती है तो उसके कारण ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, जिससे सिकुड़न हो जाती है, सांस की नली सिकुड़ जाती है। तो इसके लिए हम लोग ने देखा, जैसे आजकल हमारी ओपीडी में और इमरजेंसी में काफी पेशेंट आते हैं जिनको सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। ये एक बीमारी होती है जिसमें मरीज को खांसी आने लगती है, बलगम आने लगता है और पास्ट हिस्ट्री होती है स्मोकिंग की या इंडोर पॉल्यूशन और आउटडोर पॉल्यूशन में एक्सपोजर के कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में काफी पेशेंट ऐसे आते हैं इमरजेंसी में या ओपीडी में जो कंप्लेन करते हैं कि हमें एक्यूट एक्सजर्बेशन हो रहा है, काफी खांसी आने लगी है, बलगम आने लगा है और कुछ लोगों को ज्यादा एक्सपोजर होने के कारण निमोनिया भी हो जाता है। जबकि छोटे बच्चों और कम वजन वाले बच्चों पर ठंड का असर जल्दी होता है, लिहाजा सिर, कान और छाती ढककर रखें। अगर बच्चा सुस्त लगे या सांस लेने में दिक्कत हो तो देर न करें। वहीं बुजुर्गों और दमा के मरीजों के लिए ठंड और प्रदूषण डबल खतरा है, इसलिए दवाइयों और फॉलोअप में बिल्कुल ढील न दें। जो एल्डरली पर्सन है या जो लोग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, सीओपीडी, ब्रोंकल अस्थमा से सफर कर रहे हैं, उनको कोल्ड वेव में अपने को ध्यान रखना चाहिए। अगर वो पहले तो अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो बाहर जाने को अवॉइड करें, घर में ही रहें और पूरी तरह से अपने को फेस कवर करके रखें, हेड को कवर करके रखें, ईयर कवर करके रखें और साथ में जो भी दवाएं वो ले रहे हैं उनको रेगुलर दवाएं लेना है। जैसे ब्रोंकल अस्थमा के ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, इनहेलर्स ले रहे हैं या टैबलेट ले रहे हैं, वो रेगुलर लेते रहें। और जो भी डॉक्टर ने बताया, अगर कोई पेशेंट ऐसे हैं जिनमें एक्यूट एपिसोड्स आते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल आए। अगर उनको ऑक्सीजन देने की जरूरत है तो डॉक्टर्स ऑक्सीजन देते हैं उनको और भी इलाज जो भी रिक्वायर्ड है वो हम लोग करते हैं। डॉक्टर ने शीतलहर के दौरान नमक कम खाने, पानी भरपूर पीने, सही समय पर वॉक करने और दवाइयों में लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी है। बता दें कि पानी कम पीना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे खून गाढ़ा होता है और हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है। लिहाजा कम नमक, ज्यादा पानी, सही समय पर वॉक और नियमित दवाइयाँ, यही कोल्ड वेव में सबसे बड़ा कवच है। सर्दी में टेंडेंसी होती है कि थोड़ी नमकीन चीजें हम ज्यादा खाते हैं,
तो नमकीन चीज़ ज़्यादा, नमक ज़्यादा जाने से फिर बीपी राइज करता है, तो इसलिए वो थोड़ा ध्यान करना चाहिए। फिर है सर्दियों में हम लोग जो है खाने प्यास कम लगती है, तो हम लोग पानी कम पीते हैं, तो उस वजह से भी जो है ब्लड कहते हैं थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो उस वजह से भी हार्ट अटैक होने का, एंजाइना होने का रिस्क बढ़ता है। तो ये ध्यान रखना है कि सर्दियों में भी थोड़ा कुछ पानी रेगुलर या फ्लूइड्स वगैरह लेते रहना चाहिए। चाय हो गया, थोड़ा मिल्क हो गया, सूप हो गया, पानी हो गया, तो हर खाने के बाद थोड़ा सा पानी थोड़ा ले लिया, तो उसकी वजह से ताकि बॉडी में पानी की कमी ना रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दी के कारण रूटीन बिगड़ना नहीं चाहिए। ऐसे में अपनी दिनचर्या में कुछ चीजों को शामिल करना बेहद जरूरी है। रोज हल्की एक्सरसाइज, योग या वॉक करें। तला भुना और ज्यादा नमक वाला खाना कम करें। ब्लड शुगर और किडनी टेस्ट समय समय पर कराएं। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। ज्यादा टेम्परेचर कम होने की वजह, सर्दी होने की वजह से बाहर निकलना बंद हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज होती है वो बंद हो जाती है कि सर्दी की वजह से कोहरा होता है, बाहर नहीं निकल पाते हैं, और उसका सीधा असर पड़ता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होने से आपके शुगर कंट्रोल खराब हो जाता है। तो सभी पेशेंट से रिक्वेस्ट है कि जिनको भी डायबिटीज है, आप अगर बाहर नहीं जा रहे हैं तो घर में ही फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। आप घर में योगा कर सकते हैं, नहीं तो अगर छोटा कमरा भी है तो उसमें वॉक कर सकते हैं, छत पे या बरामदे में कहीं वॉक कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको पूरे कपड़े पहनने हैं। जैसा बताया, आपको सर्दी से बचाव रखना है, और वो रखते हुए आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। आप अपने कमरे में बैठ के योगा कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टरों के मुताबिक छोटे और कमजोर बच्चों पर ठंड का असर ज्यादा होता है। ऐसे में ध्यान रखें कि आप सिर और कान अच्छी तरह ढकें और ठंडी हवा से सीधे संपर्क से बचें। कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मसलन सांस लेने में तकलीफ, बच्चा असामान्य रूप से सुस्त हो जाए, ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। छोटे बच्चों में विशेष रूप से सर को ढकना एक फायदेमंद चीज होती है, क्योंकि अगर सरफेस एरिया देखें तो बड़ों की तुलना में सर का, चेहरे का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है। अगर किसी बच्चे को इस तरह का एक्सपोजर हो रहा है, और वो कहीं पे भी हो सकता है, हम लोग ये सोचें कि घर में नहीं होगा तो वो सही नहीं है, क्योंकि जो हमारे घरों में ज़्यादातर स्थिति में ये नहीं होता कि वो हीटेड है। मतलब जो बाकी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि बर्फ़ भी हो रही है, या कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे घरों में लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो हीटेड रहते हैं। बाहर जो मर्जी हो, बाहर चाहे तापमान नेगेटिव हो, माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे बच्चों को घर पे भी एक्सपोजर हो सकता है, और उसके कारण उनमें लक्षण जो आते हैं उसमें ये होगा कि उसमें एक लेथार्जी है, सुस्तपन हो गया, और उसके कारण से अगर बच्चे का फीडिंग भी इफेक्ट हो गया तो वो एक सीरियस बीमारी के रूप में शेप ले सकता है। ये बुजुर्ग और अस्थमा के मरीजों के लिए ये बड़ी चेतावनी है। पहले से सांस या हार्ट की बीमारी से जूझ रहे लोगों को ठंड और प्रदूषण दोनों से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, और कोल्ड वेव के दौरान संतुलित आहार, पर्याप्त गर्म कपड़े, नियमित दवाइयां और समय पर डॉक्टरों की सलाह ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ठंड को कभी हल्के में न लें, खासकर तब जब आप या आपके परिवार में कोई पुरानी बीमारी से ग्रसित हो, क्योंकि जरा सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार के मोतिहारी में सीता कुंड का होगा कायाकल्प। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने दिल्ली में अपने आवास पर पोंगल उत्सव का आयोजन किया। इसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। उन्होंने यहां पर तमिल रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना की, सूर्यदेव को नमन किया और पोंगल से जुड़े दूसरे धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने यहां गौ सेवा करते हुए गाय और बछड़ों को चारा खिलाया और उनकी पूजा की। वो यहां पोंगल पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी मौजूद रहे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। बिहार के मोतिहारी में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सीताकुंड का कायाकल्प होगा। बिहार सरकार करीब 13 करोड़ की लागत से यहाँ विकास कार्य करवा रही है। इस जगह को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम एवं माता जानकी के विवाह के बाद जनकपुर से अयोध्या लौट रही बारात ने यहाँ विश्राम किया था और माता सीता के स्नान के लिए इस कुंड का निर्माण कराया गया था। इसमें जल स्रोत के लिए 7 कुएं बनाए गए थे। मान्यता है कि माता सीता ने स्नान के बाद कुंड के दक्षिण पूर्व की दिशा में महादेव गिरजानाथ की स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना भी की थी।
महाराष्ट्र के जालना में मकर संक्रांति पर नायलॉन मांझे के खतरे से बाइक सवारों को बचाने के लिए पुलिस ने एक अनूठी पहल की। मांझे से होने वाले हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने दोपहिया वाहन चालकों को सफेद रुमाल बांटे। साथ ही बाइक चलाते समय लोगों से गले में रुमाल या मफलर बांधने और हेलमेट पहनने की अपील की। जालना पुलिस ने लोगों से कहा कि वो पतंगबाजी के लिए प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल न करें। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिठाई महोत्सव का आयोजन किया गया। शुभारंभ के मौके पर आज आसमान रंग बिरंगे पतंगों से सराबोर नजर आया। यहाँ 5 फीट से लेकर 40 फीट तक के विशाल पतंगे आसमान में ऊंची उड़ान भरते नजर आए। इस महोत्सव में 18 देशों के अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज और देश के 15 राज्यों के पतंग प्रेमी हिस्सा ले रहे हैं। पतंगबाजी के अलावा यहाँ मिठाइयों की भी भरमार है। यहाँ अलग अलग तरह की करीब 1200 मिठाइयाँ मेले में रखी गई हैं। इस महोत्सव का मकसद सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन और उत्सव की भावना को बढ़ावा देना है। केरल के पतनमथिट्टा में सबरीमाला मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु भगवान अयप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। ये मेला सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर मनाया जाता है, जो मलयालम कैलेंडर के मकर महीने का पहला दिन होता है। ये त्योहार भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस दिन मकर ज्योति और मकर विलक्कू का दर्शन भक्तों के लिए शुभ माना जाता है। और अब बात प्रयागराज माघ मेले की, जहां पवित्र स्नान की भी चर्चा होगी, क्योंकि आज देश भर में श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता यह है कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। ये दिन सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी है। इस अलौकिक खगोलीय मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान और दान का खास महत्व है और यही वजह है कि आज सुबह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। मकर संक्रांति महापर्व पर सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली के बीच श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति से पहले आज एकादशी पर लाखों श्रद्धालुओं ने नदियों में पवित्र स्नान किया। प्रयागराज के माघ मेले से लेकर कोलकाता के गंगा सागर मेले तक लोग पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ ले रहे हैं और प्रयागराज का गुणगान और अभिनंदन कर रहे हैं। ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, आज भी जिंदाबाद प्रयागराज है। गंगा जमुना सरस्वती, अरे गंगा जमुना सरस्वती संगम पे आबाद है। ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, आज भी जिंदाबाद प्रयागराज है। हर कोई मोक्ष की कामना के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचा। मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी के शुभ अवसर पर प्रयागराज में गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। माघ मेले में संगम की रेती में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालु यहां आना शुरू हो गए थे और पावन डुबकी, चूंकि आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है, प्रमुख स्नान है, तो इस मौके पर डुबकी लगाना बहुत जरूरी और पावन माना जाता है, पुण्य का कार्य माना जाता है। और उसी क्रम में श्रद्धालु बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, दर्शन यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, दान पूजन कर रहे हैं और उसके बाद अपने आराध्य की उपासना कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये घाट के अलग अलग के छोर है, अलग अलग किनारे हैं जहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां स्नान करने की अनुमति दी जा रही है, ये वो इलाका है। इसके अलावा ऐसे वो इलाके जहां पर स्नान करना मना है, वहां भी लगातार पुलिस व्यवस्था को देख रही है। ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर वॉच टावर बनाए गए हैं। वॉच टावर पर पुलिस के जवान तैनात हैं जो ये बता रहे हैं कि कहां से आपको निकलना है, कहां से आपको जाना है स्नान करने के लिए। श्री पंच दशनाम जूना किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर की अगुवाई में अखाड़े के किन्नर साधु संतों ने भी संगम में डुबकी लगाई। माघ मेले में जूना किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर आए हैं और पूरे दल बल के साथ में पूरा अखाड़ा उनके साथ आया है स्नान करने के लिए। उन्होंने पावन पवित्र डुबकी मकर संक्रांति के मौके पर लगाई है। कैसा उनका अनुभव रहा है, कैसी उनकी आस्था रही है संगम में, आइए जानते हैं। जय श्री महाकाल। आज बहुत आनंद हुआ
मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर जो माघ मेले का स्नान हुआ, शाही स्नान, वो हम सब पूरे किन्नर अखाड़ा ने मिलकर जूना अखाड़ा के साथ किया। बहुत आनंद हुआ। संगम नगरी की ये भव्य और दिव्य तस्वीरें भक्तों के उत्साह और जोश की गवाही दे रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें महाकुंभ के दौरान देखने को मिली थी। वही श्रद्धा, वही विश्वास आज भी संगम नगरी में दिख रहा है। सुबह से श्रद्धालु लगातार संगम तट पर पहुंच रहे हैं और पवित्र डुबकी लगाकर पूजा पाठ के साथ आशीर्वाद ले रहे हैं। आज तो दोगुना पुण्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि एकादशी भी है, भगवान विष्णु की पूजा भी की है और सूर्य भगवान की पूजा भी की है। आज माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज ही के दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन किया गया दान अनंत फलदायी होता है। यही वजह है कि मेला क्षेत्र में अलग अलग अखाड़ों की ओर से भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। माघ मेले में इस वक्त हम आ गए हैं श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के आश्रम में और इसके ठीक बाहर आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ये अलग अलग रंग है माघ मेले के, जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक आश्रम में हम आए और आश्रम के द्वार पर, आश्रम के गेट पर ही हमें ये भंडारा चलता हुआ नजर आया। कतार आप देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं की, ये भंडारा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हैं। सीताराम बोलते जा रहे हैं, भंडारा खाते जा रहे हैं, भंडारा लेते जा रहे हैं। जो भंडारा करवा रहे हैं, चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। सीताराम बोलिए। ये लमसम 3 तारीख से पूरा लास्ट महीने तक। किसकी ओर से किया जा रहा है? नित्य गोपाल दास महाराज। ये क्या बना हुआ है जो भंडारे के रूप में आप ये प्रसाद के रूप में परोस रहे हैं? ये सर जी फरहार है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर फरहार का यहाँ पर वितरण किया जा रहा है, यानी फलाहार जो भोजन है, प्रसादी है, वो यहाँ वितरण की जा रही है। कतार आप देख पा रहे हैं, श्रद्धालु एक के बाद एक आते जा रहे हैं। उन्हें पातल दी जा रही है, पातल के बाद उनकी पातल में प्रसाद परोसा जा रहा है। तो ये परंपरा है यहाँ की, और नए सिर्फ पहली बार नहीं बल्कि ऐसे कई सालों से लगातार इस तरह के भंडारे यहाँ आयोजित किए जाते रहे हैं। प्रयागराज मेले में आस्था के रंग बिखरे पड़े हैं। कोई भंडारा खिलाकर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहा है तो कोई मुफ्त में दातून बांटकर पुण्य लाभ ले रहा है। कुछ अलग अलग रंग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए मेरे साथ मुझे नजर आए फ्री दातून सेवा वाले बीरेन सिंह राजपूत। इनके हाथ में दातून का एक बंडल है। नाम इनका है बीरेन सिंह राजपूत। कहाँ से आए हैं? फतेहपुर से आए हैं। भृगुमुनि आश्रम के ही रहने वाले बताए जाते हैं। क्या कर रहे हैं बीरेन? मैं फ्री में दातून सेवा कर रहा हूँ, सबकी फ्री में दातून दे रहा हूँ सर। उनसे पैसे नहीं लेते? कोई पैसा नहीं है, इसलिए बोर्ड लगा है सर, सबको फ्री में सेवा कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत हुई, कैसे प्रेरणा मिली? सर 6 तारीख से आया हूँ मैं। मेरे मम्मी ने भेजा है कि वहाँ प्रयागराज में सारे लोग भंडारा करवाते हैं, और सर हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि हम भंडारा करवा सके, गरीब घर से हैं हम। तो मम्मी बोली कि आप दातून ले जाइए, सबको फ्री में दीजिए। तो सर हम फ्री में सेवा कर रहे हैं। संगम की खुशबू न सिर्फ भारतीयों को बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं को प्रयागराज खींच लाती है। अमेरिका से आए एक प्रवासी ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। संगम की रेते की खुशबू सिर्फ भारतवासियों को नहीं, अमेरिका से भी भक्तों को खींच लाती है। ऐसा ये एक एनआरआई साथी हमारे साथ मौजूद है, हमें संगम की रेती पर मिले हैं। ये स्नान करने आए थे। स्नान आपने कर लिया है? हाँ जी, स्नान कर लिया। अमेरिका से प्रयागराज आना मुश्किल नहीं लगा? मुश्किल तो नहीं, मुश्किल तो है, दूर भी बहुत है, पर जो प्रयागराज का यहाँ का माहौल है, यहाँ का जो फीलिंग है, वो सिर्फ यहाँ आने के बाद ही मिलता है। तो वो वजह मुझे यहाँ खींच लाई। कितनी बार आप आ चुके हैं ऐसे कुंभ में या माघ मेले में? मैं लास्ट टाइम महाकुंभ में आया था, पर मेरा शाही स्नान के दिन नहीं आ पाया था क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो इस वजह से आज मैंने ये उत्तरायण का महापर्व चुना है कि इस वजह से ये स्नान कर सकूं। वहीं मेले में आए श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा रहा है। संगम नोज पर एम्बुलेंस और प्राथमिक उपचार केंद्र बनाया गया है, जहां जरूरतमंदों का इलाज किया जा रहा है। अगर आप माघ मेले में आ रहे हैं तो आपको अपनी सेहत को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। माघ मेला प्रशासन ने आपकी सेहत को लेकर, आपकी तबीयत को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए हैं।
मेरे पीछे जो एम्बुलेंस आप देख पा रहे हैं, ये एम्बुलेंसेस बनाई गई है। माघ मेला में आने वाले श्रद्धालु अगर बीमार पड़ जाते हैं, उनकी सेहत बिगड़ जाती है या कोई गंभीर समस्या ऐसी आती है तो उन्हें तत्काल अस्पताल रवाना कर दिया जाता है। मेरे पीछे प्राथमिक उपचार केंद्र बनाया गया है, संगम नोस पर ये स्थित है और इसके अंदर आपको लेकर चलते हैं। अब तक कितने मरीज भक्त जो यहाँ पर आ चुके हैं जिनकी तबीयत बिगड़ गई थी या सेहत बिगड़ गई थी? आज सुबह से अभी हमारी 162 ओपीडी हो चुकी है, जिसमें से 2 पेशेंट ऐसे थे जो हाइपर टेंशन थे, उनका यहाँ ट्रीटमेंट दिया गया। उसके अलावा उनको हमने रिफर कर दिया त्रिवेणी चिकित्सालय के लिए। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का दान और खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है। ये रिश्तों में मिठास और प्रेम का संदेश देता है। आज एकादशी के स्नान के बाद कल पवित्र नदियों में मकर संक्रांति के स्नान की भी जोर शोर से तैयारियां हैं। प्रयागराज से शुभम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पर आगे देखिए धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। बुधवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 245 अंक लुढ़कर 83,383 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 67 अंक लुढ़का ये गिरकर 25,666 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में बुधवार को भी तेजी रही। सोना 1,500 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,46,500 रुपए के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 15,000 रुपए की उछाल आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,86,000 रुपए हो गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 6 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए 29 पैसे हो गई। टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे पॉपुलर माइक्रो एसयूवी पंच का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया। नई पंच का डिजाइन काफी हद तक इसके इलेक्ट्रिक वर्जन पंच ईवी से इंस्पायर्ड है। कंपनी ने इसके फ्रंट और रियर लुक में बड़े बदलाव किए हैं। कार में सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी शुरुआती कीमत करीब 5,60,000 रुपए है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। इस वक्त के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी क्विक डिलीवरी कंपनियों के फैसले की, जो घर घर सामान की डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ी राहत देने वाला है। ब्लिंकिट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों ने अब 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया है। ये बड़ा बदलाव डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स की हड़ताल और सरकार के दखल के बाद हुआ है। सरकार के साथ हुई बैठक में ब्लिंकिट के अलावा स्विगी और जेप्टो ने भी भरोसा दिया है कि वो अब ग्राहकों से समय सीमा का वायदा नहीं करेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में इन कंपनियों के टॉप अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी, जिसमें बड़े फैसले लिए गए। श्रम मंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया है कि कंपनियों का बिजनेस मॉडल गिग वर्कर्स की जान जोखिम में डालकर नहीं चलना चाहिए। 10 मिनट में डिलीवरी जैसी समय सीमा न केवल राइडर्स के लिए खतरनाक है, बल्कि सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए भी जोखिम पैदा करती है। सरकार अब गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और बेहतर वर्किंग कंडीशन पर एक व्यापक पॉलिसी बनाने की तैयारी में है। वहीं सरकार के दखल के बाद क्विक कॉमर्स कंपनियां अब अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी बदलाव करेंगी। अब तक ग्राहकों को लुभाने के लिए 10 मिनट में डिलीवरी इन कंपनियों का सबसे बड़ा दावा हुआ करता था। हालांकि कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि वो अपनी ऑपरेशनल क्षमता को कम नहीं करेंगी, लेकिन ऐसे ऐड भी नहीं देंगी जिससे राइडर्स पर जल्द डिलीवरी का दबाव बने। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और कई मंचों पर 10 मिनट की डिलीवरी सर्विस की लगातार आलोचना हो रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने कम समय में डिलीवरी का दबाव राइडर्स को तेज गाड़ी चलाने और रेड लाइट जंप करने के लिए मजबूर करता है। इस बिजनेस मॉडल के खिलाफ सड़क सुरक्षा से जुड़े संगठनों ने भी सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। फिलहाल क्विक कॉमर्स कंपनियों ने 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटाकर गिग वर्कर्स को एक बड़ी राहत दी है, लेकिन इस फैसले का जमीनी स्तर पर कितना असर दिख रहा है, जानने के लिए हमने दिल्ली के गिग वर्कर्स से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। एक जो हड़बड़ी होती थी कि अभी ऑर्डर मिला है और 10 मिनट में पहुंचना है, कभी रॉन्ग साइड से कभी गलत तरीके से तेज ड्राइव करके आप पहुंच रहे हो, इस मामले में थोड़ी सुरक्षा महसूस होती है इस ऑर्डर के बाद? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ सर। भी दबाव है कि डिलीवर करना है जल्दी से जल्दी? दबाव नहीं है, टाइम की बाध्यता है? नहीं। इससे कितना आपको फायदा लग रहा है? फायदा क्या, फायदा कुछ भी नहीं है। क्या फायदा इससे? हमें जितने जल्दी ऑर्डर मिलेगा तो जल्दी हम ऑर्डर डिलीवर करेंगे, फिर दूसरा ऑर्डर बजेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमसे। हमें तो अर्निंग अच्छी चाहिए ना, अर्निंग तो अच्छी मिलनी चाहिए, डिस्टेंस में पैसा अच्छे मिलना चाहिए,
ये जो 10 मिनट की बाध्यता हटाई है, इससे आपको लग रहा है कुछ खास फायदा नहीं? सर कुछ भी फायदा नहीं है। गाली राइडर को तब भी पड़नी है, गाली राइडर को चाहे टाइम पे दे या ना दे, टिप का तो सवाल ही नहीं है। ना तो इन स्विगी में जितने भाई खड़े हैं, ना तो ये कोई टिप मांगता है, ना कोई मिलती है इनको टिप। नहीं तो सारे खड़े हैं यहाँ पे, सारे बता सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का आदमी है, फिर हमारे को धमकियाँ मिलती है कि हम आपकी आइडिया बंद कर देंगे, हम आपकी ये कर देंगे। और जो टीएल जितने बैठे हैं ना, उनको आप 5,000 रुपये टीएल के हाथ में दो, आपकी आइडिया ऐसी हो जाएंगी कि आपका ऑर्डर 105 रुपये का, 120 रुपये का बचेगा, 2 किलोमीटर का भी। आप उनको पैसे दो। ये मतलब करप्शन भी है इसमें? करप्शन बहुत खतरनाक है इसके अंदर, टीएल द्वारा, सीधी बात। और इतना खतरनाक करप्शन है कि 3 किलोमीटर का ऑर्डर 105 रुपये का बच रहा है। इंस्टामार्ट के स्टोर पे मैं बैठ के आया हूँ उनके बंदों को, और हमारा 6 किलोमीटर का ऑर्डर बच रहा है 30 रुपये का, 35 रुपये का। टाइम का प्रेशर है अभी भी? हाँ, टाइम का प्रेशर है बिल्कुल। अभी देखो, मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ऑर्डर देकर आया, लोकेशन दिखा रही थी मेरे को पहाड़गंज की साइड से ऑर्डर देना है, लेकिन बंदा खड़ा हुआ कहाँ पे, अजमेरी गेट की साइड पे। अब वहाँ से वहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, 3-4 किलोमीटर होगा पूरा वो फ्लाईओवर घुमा के। लेकिन वहाँ पे आने पे भी मुझे वही 98 रुपये मिले। कहाँ से लेकर आया था ऑर्डर? पड़पड़गंज से। पड़पड़गंज से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, मतलब घुमा के पूरी गाड़ी, फिर इधर आओ अजमेरी गेट पे, फिर तो भी वही पैसे मिले मेरे को 98 रुपये, और फिर भी वही मिलते अगर वहाँ पे देता। मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है आपको पहुँचने में, जो एक्स्ट्रा दूरी आप तय कर रहे हो ऑर्डर पहुँचाने में, उसका आपको कुछ भी नहीं मिल? कुछ भी नहीं मिल रहा। हालांकि कंपनी हमें ट्रैक करती है कि हमारा बंदा कहाँ पे ऑर्डर लेके पहुंचाएगा। कस्टमर भी देखता है फोन में बैठ के कहाँ पे बंदा पहुंच गया है, कहाँ पे नहीं है, हमारी तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन उसमें लोकेशन भी गलत है और एड्रेस भी गलत है। पहाड़गंज डाल रखा था उधर, पहाड़गंज एंट्री गेट, लेकिन अजमेरी गेट पे बुलाया बंदे ने, फिर भी वही पे अमाउंट मिलता है जो एक बार फिक्स हो गया है। कोई कस्टमर होता है, भाई जल्दी आ जा, अब हवाई जहाज में उड़ के तो आएंगे नहीं। अब भाई जैसा ट्रैफिक, अब देख लो आप पूरे कनाट प्लेस में 2 किलोमीटर कम से कम 15 मिनट तो लगते ही हैं। ये अच्छी बात है कि आप कम से कम अपनी जान को सबसे ऊपर रखते हैं, रिस्क फैक्टर को हटाकर काम करते हैं। लेकिन जब आप सावधानी के साथ काम कर रहे हो तो क्या उतना ही पैसा कमा पा रहे हो? बड़े से बड़े ऑफिस वाले भाई काम धंधा कर रहे हैं, स्विगी में आके पार्ट टाइम 9 बजे से 5 बजे तक अपना ऑफिस में काम करते हैं, 7 बजे से 11 बजे तक अपना स्विगी में आ जाते हैं। प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती है। आज बात एक ऐसे स्केटर की जिसने महज 4 साल की उम्र में मेडल का सफर शुरू किया, और आज 14 साल की उम्र में उसके पास गोल्ड, सिल्वर से लेकर ब्रॉन्ज मेडल तक मौजूद हैं, जो उसने स्कूल, जिला, राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पर हासिल किए हैं। उसका फोकस इंटरनेशनल कंपटीशन पर है। झारखंड के धनबाद के इस स्केटर से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। कभी कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये कहावत अब बीती बात हो चुकी है। आज के समय में तो कहा जाता है खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और इसी लाइन पर चल रहा है झारखंड के धनबाद का रुद्रांश। 14 साल का रुद्रांश स्केटिंग में इतना दक्ष हो चुका है कि इसने अब तक स्कूल से लेकर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक 37 मेडल अपने नाम कर लिया है, जिसमें 10 गोल्ड, 17 सिल्वर और बाकी ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 4 की उम्र में रुद्रांश ने स्कूल कंपटीशन में पहला मेडल जीता था, और तब से उसका मेडल का यह सफर जारी है। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रीय स्तर की स्केटिंग प्रतियोगिता में राहुल ने गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ धनबाद बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया। मैं अंडर 15 खेलता हूँ। मेरे एज ग्रुप में ऑल ओवर इंडिया जितने भी अंडर 15 के एथलीट्स हैं वो कम्पीट करते हैं। श्रेय किसको देना चाहे? पेरेंट्स, कोचेस और स्कूल सपोर्ट करने के लिए। आगे क्या सोचे? इंडिया के लिए ओलंपिक्स और एशियन में गोल्ड। रुद्रांश का पूरा फोकस स्केटिंग पर है और इसके लिए वो शिद्दत से मेहनत करता है। उसे भी एक्सपोंसर्स की ज़रूरत है, उसे भी और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और हमारे सरकार से भी मतलब बहुत सारा है एक्सपेंसेस मिले, बच्चों को प्रोत्साहन मिले तो वो और अच्छे से अच्छे लेवल पे जाके भी और अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। हमारे पास बैंड ट्रैक नहीं है, हमारे पास फ्लैट ट्रैक है सेम एमुलेशन का, बट और हमें अच्छा चाहिए बैंड ट्रैक चाहिए। रुद्रांश जिस तरह प्रैक्टिस में पसीना बहाता है, प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहा है, उसको लेकर स्केटिंग एसोसिएशन से लेकर कोच तक उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आते हैं। आज से 3 साल पहले हम लोग पहली बार कोई अगर यहाँ से स्टेज पे गया था, इकलौता बच्चा था वो रुद्रांश,
और 3 साल के अंदर आज वो मेन नेशनल्स में 4th लाया। उसके अलावा उसने सीबीएसई में गोल्ड मेडल लेकर आया, 1 सिल्वर लेकर आया। उसका एसजीएफआई क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बोर्ड्स है। ये इससे पहले सीबीएसई हुआ, जोनल में तो उसने गोल्ड लाया ही, नेशनल्स में उसने इसी साल जो अभी अपने पास गुड़गांव में हुआ उसमें गोल्ड लाया। और उसके बाद जो भी आईसीसी सीबीएसई और सारे बोर्ड्स के मिश्रण होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बोर्ड्स हो या खेल से और स्टेट से, सबका मिक्सचर होकर मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स ऑफ स्केटिंग एट नेशनल लेवल, उसमें अभी इसने गोल्ड लाया और 1 सिल्वर लाया। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ये एक रोल मॉडल है यहाँ के बच्चों के लिए। और इस तरीके से लोगों को ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और चीज़ें ये बस बहाना है। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, जो कि रुद्रांश ने इसको करके दिखाया है। स्केटिंग में मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह से मैं उसे पिछले 1 साल से दूसरा साल है उसका स्कूल में करते हुए, जिस तरह से वो अपने स्पीड में जा रहा है, वो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही वो इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में उसकी पहचान स्थापित हो जाएगी। वो सिर्फ स्केट, उसके अलावा उसकी नज़र कहीं है नहीं। जैसे बोलते हैं ना, अर्जुन की यहाँ आपकी नज़र सिर्फ चिड़िया की आँख पे थी, उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ स्केट पे ही है। और शायद मैं भी यही विश करूँगा कि वो नज़रें उसकी वहीं बनी रहे, ताकि वो अपना गोल अचीव कर सके। अच्छी बात यह है कि रुद्रांश गोविंदपुर इलाके के जिस स्कूल का छात्र है, वहाँ रिंग का निर्माण होने से अब उसके साथ ही बाकी बच्चों के लिए भी प्रैक्टिस में सहूलियत हो गई है। और रुद्रांश जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, उससे स्कूल को भी उम्मीद है कि आने वाले समय में वो स्केटिंग में बहुत आगे जाएगा। देखना चाहेंगे कि 2 इयर्स डाउन द लाइन, 2 साल 3 साल बाद ये किसी तरह इंडिया टीम में एंटर हो और उसके बाद भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन दिखाए और भारत और राज्य और जिला का नाम रोशन करे और हम लोगों के लिए मेडल लेके आए। धनबाद के इस स्केटिंग चैंपियन का लक्ष्य इंटरनेशनल लेवल पर देश के लिए गोल्ड दिलाना है और वो जिस तरह मेहनत और प्रदर्शन कर रहा है, उसको देखते हुए हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि वो अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा। धनबाद से सितुल मोदक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 17 दिन की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा करके ओमान पहुंचे INSV कौंडिन्य। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कई और जरूरी खबरें मौजूद हैं। भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से बना पारंपरिक जहाज INSV कौंडिन्य आज अपनी समुद्री यात्रा पूरी करके ओमान के मस्कट पहुंच गया। मस्कट के सुल्तान काबूस बंदरगाह पहुंचने पर इसे वाटर सैल्यूट दिया गया। INSV कौंडिन्य 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर से रवाना हुआ था। अब 17 दिन बाद ये 1400 किलोमीटर का प्राचीन समुद्री मार्ग तय करके ओमान पहुंचा है। INSV कौंडिन्य सिलाई करके बनाया गया पाल वाला जहाज है। ऐसे जहाज का चित्रण अजंता गुफाओं में है, जिसमें 5वीं शताब्दी ईस्वी के जहाज को चित्रित किया गया है। इसके बनाने में नारियल के रेशे, प्राकृतिक तंतु और राल का इस्तेमाल किया गया है। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बनाया गया शानदार अरोरा का वीडियो सामने आया है। इसमें ISS से पृथ्वी पर दिखाई देने वाले हरे और बैंगनी रंग के चमकदार अरोरा लाइट्स को दिखाया गया है। सूर्य से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ऊपरी वायुमंडल से टकराते हैं, तब पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में रोशनी का एक अद्भुत रंगीन दृश्य नजर आता है। इसे ही अरोरा कहते हैं। ISS से इस वीडियो को JAXA यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री किमिया यूई ने बनाया है और उन्होंने इसे शेयर करते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि अंतरिक्ष से इस नजारे को देखना दिलचस्प है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पैरालंपिक के टिकटों के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया। इस मौके पर यहां मेमोरियल कोलिजियम में ओलंपिक कड़ाहे को प्रज्वलित करने की औपचारिक रस्म निभाई गई। इसमें करीब 300 वर्तमान और पूर्व ओलंपियन और पैरालंपियन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। LA28 टिकटों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 18 मार्च रखी गई है, ताकि अप्रैल में बिक्री शुरू होने पर उन्हें टिकट खरीदने के लिए एक टाइम स्लॉट आवंटित किया जा सके। ओलंपिक टिकटों की शुरुआती कीमत $28 होगी। इटली के रोम में ग्रिफिन का घर देखने के लिए अब आम लोग और पर्यटक भी जा सकेंगे। 2000 साल से भी ज्यादा पुराना ये घर पहले केवल शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के अनुरोध पर ही खोला जाता था, लेकिन अब इसे पर्यटकों के लिए भी खोल दिया गया है। ये घर पैलेटाइन पहाड़ी पर बना हुआ है। ईसा पूर्व 2री पहली शताब्दी का ये घर रोम के गणतंत्र काल के सबसे पुराने घरों में से एक है। इसके ऊपर बने एक महल का कुछ हिस्सा नष्ट हो गया था, लेकिन 2 मंजिलें बच गई हैं। इसका अंडरग्राउंड एरिया चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन वहाँ तक सिर्फ एक खड़ी और सकड़ी सीढ़ी से ही पहुंचा जा सकता है। यहाँ एक साथ ज्यादा लोग नहीं जा सकते, इसलिए पर्यटकों के लिए यहाँ लाइव स्ट्रीम गाइडेड टूर सिस्टम डिजाइन किया गया है। उत्तरायणी यानी सूर्यनारायण का दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होना। उत्तराखंड के बागेश्वर में प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला शुरू हो चुका है। यहाँ सुंदर झांकी और कुमाऊं गढ़वाल की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। Yeah.
तरफ बिखरे लोक संस्कृति के रंग, पहाड़ी वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और झूमते लोग। उत्तराखंड के बागेश्वर में इस तरह से उत्तरायणी पर्व मनाया गया। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो 24 जनवरी तक चलेगा। मेले के पहले दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं उत्तराखंड की पारंपरिक पोशाक पहने दिखी। उत्तरायणी मेला हमारा जो है ऐतिहासिक पौराणिक मेला है और वर्षों से ये मेला चला रहा है और मैं समझता हूँ उत्तराखंड का हमारा बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। तो इस मेले में जो है लाखों की संख्या में लोग आते हैं और हमारे जो पर्यटक हैं वो भी इस मेले में उनको लाने के लिए हम विगत कई वर्षों से इसमें कुछ चेंजिंग भी कर रहे हैं, नए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जिले के अलग अलग स्कूल से आए बच्चों ने भी अपनी कलाकारी से समा बांध दिया। बच्चों ने बैंड बजाया और तमाम लोगों को अपना हुनर दिखाया। इस मौके पर देवडोली यात्रा भी निकाली गई। देवडोलियां यात्रा पूरी कर बागेश्वर के बाघनाथ मंदिर पहुंची, जहां भक्तों ने पूजा अर्चना की। हर दिन यहां अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिनमें लोक कलाकार परफॉर्म करेंगे। बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजकोट वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ केएल राहुल ने खेली शानदार और नाबाद पारी। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते खेल चक्कर का। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए केएल राहुल ने खेली शानदार शतकीय नाबाद पारी। मैच में राहुल ने 87 गेंदों पर शतक जड़ते हुए अपने करियर का 8वां वनडे शतक पूरा किया और सीटी बजाकर उसे सेलिब्रेट किया। राजकोट वनडे में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए राहुल ने 92 गेंदों का सामना करते हुए 112 रनों की नाबाद पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 11 चौकों के साथ एक छक्का भी लगाया। खास बात यह रही कि राहुल ने छक्का जड़कर अपना शतक पूरा किया। राहुल की जबरदस्त पारी की बदौलत टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 285 रन का लक्ष्य रखा था। आईसीसी की मेंस वनडे रैंकिंग में विराट कोहली बल्लेबाजों में टॉप पर पहुंचे। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 91 गेंदों पर शानदार 93 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलने का फायदा मिला। अपने इस दमदार प्रदर्शन के बाद कोहली ने एक बार फिर आईसीसी वनडे बैटर की रैंकिंग में पहला नंबर हासिल कर लिया। वो इससे पहले 2 अप्रैल 2021 को रैंकिंग में नंबर 1 पर थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से ठीक पहले आईसीसी की जारी रैंकिंग में कोहली 785 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर काबिज हो गए। आईसीसी मेंस वनडे की बल्लेबाजी रैंकिंग में टीम इंडिया के विराट कोहली समेत 4 खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल हैं। रेटिंग पॉइंट्स के आधार पर रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर तो शुभमन गिल 5वें नंबर पर हैं, जबकि श्रेयस अय्यर 10वें स्थान पर हैं। वहीं गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप 10 में टीम इंडिया से एकमात्र कुलदीप यादव है। कुलदीप 649 रेटिंग पॉइंट्स के साथ गेंदबाजों में नंबर 3 पर हैं। और न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।